हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेस टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करते हैं। मैं अमित कुमार आप लोगों के लिए आज सेकेंड क्लास है इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम सिलेबस डिस्कस कर दिए थे और हमने आज के बारे में बोला था कि सेकेंड क्लास में मैं IE रूल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो इम्पोर्टेंट है IE रूल 1956 उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो 1956 अब चल रहा है वो कहाँ से आया था। सबसे पहले तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 1956 रूल जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 मतलब 1910 का सेक्शन 36A या कोई किताब में 37 लिखा हुआ है उससे शामिल किया गया है। मतलब क्या समझे, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 है, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 से शामिल किया गया है अंडर द सेक्शन 36A या 37, ठीक है। इसमें 11 चैप्टर हैं, मतलब इसमें 11 चैप्टर हैं और 143 रूल हैं। इसमें कितना, इसमें 11 चैप्टर हैं और 143 रूल्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं किसके बारे में लिख रहे हैं हम लोग, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में। तो देयर आर 11 चैप्टर्स एंड 143 रूल्स। कितने रूल्स हैं, 143 रूल्स हैं, ठीक है। और ये सारे को, ये जो भी रूल्स हैं बाबू, वो समझिए कि एक तरह से सेफ्टी के व्यू से बनाया गया है। मतलब कि जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है वो मेन उसका पर्पस है सेफ्टी, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये रूल क्या करता है, सेफ्टी से रिलेट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं लिख सकते हैं IE रूल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट्स विथ सेफ्टी, ठीक है। तो इसके अंदर में और आप लोग के सिलेबस में पढ़ना है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ऑफ इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ पढ़ाएंगे। केवल आप लोग के 4th सेमेस्टर में तो ऐसा सिलेबस लिख देता है कि केवल इंस्टॉलेशन है, लेकिन क्वेश्चन और भी इधर उधर से पूछ लेता है। तो जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपसे सारा का सारा डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और कुछ बेसिक जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन वगैरह है वो हमेशा ध्यान रखता है। जैसे कि क्या बात है कि कभी भी हम लोग अगर वायरिंग करते हैं या कोई भी सर्किट बनाते हैं तो हमेशा लाइव वायर में ही स्विचिंग डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइव वायर में हमेशा स्विचिंग डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए। और जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें कोई भी स्विचिंग डिवाइस और कोई भी कटआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, इस पॉइंट को पहले लिख लेते हैं हम लोग। स्विचिंग डिवाइस ऑलवेज कनेक्टेड विथ लाइव वायर। लाइव वायर कहने का मतलब क्या, फेज वायर, उसी को बोलते हैं लाइव वायर, ठीक है। लाइव वायर बोले या लाइव कंडक्टर बोले। और देखिए, जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें कोई भी कटआउट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी स्विच नहीं होना चाहिए। और जो आप लोग के ट्रांसफार्मर से, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप लोग के गांव में होता है, वहाँ से अगर बिजली आती है तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम में आती है। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम में जो एक न्यूट्रल वायर होता है, जैसे कि ये न्यूट्रल वायर आती है, एक होता आर मतलब आर फेज, बाई फेज और बी फेज,
और एक नीचे जो होता है न्यूट्रल फेज। तो जनरली देखते होंगे कि ये न्यूट्रल फेज को केवल जो इलेक्ट्रिकल सप्लायर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होते हैं, उनको अधिकार होता है कि ये जो न्यूट्रल जो वायर है उसको क्या करें, अर्थ करें। नहीं तो हम लोग का ये नहीं राइट है कि इसको हम लोग अर्थ करें। ठीक है, तो ये सब भी ये रूल में आगे हम बताएंगे ये कौन सा रूल के अंतर्गत आता है ऐसा कंडीशन। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखना है मुझे, नो कट आउट और स्विचेस टू बी कनेक्टेड, नो कट आउट और switches to be connected in neutral wire, है ना, मतलब कि न्यूट्रल वायर में कोई स्विच और कटआउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि 11 चैप्टर है ना, 11 चैप्टर होता है। तो इसमें देखिए चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 लिखा हुआ है। तो चैप्टर 4 में क्या बताता है, चैप्टर 4 किससे रिलेटेड है, तो चैप्टर 4 देखिए ये रिलेटेड है जनरल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस रूल। ठीक है, तो ये सेफ्टी और प्रिकॉशंस रूल है उससे रिलेटेड है। तो उसमें कौन कौन सा रूल है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स चैप्टर 4 के अंदर कहाँ से कहाँ तक आता है, तो रूल नंबर 29 to 46। ठीक है, जो भी रूल नंबर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 29 से 46 के बीच में जो रहेगा वो क्या रहेगा, जनरल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस रूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है, ये लिया गया है कि सप्लाई ऑफ एनर्जी मतलब कैसे दें और उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रहेगा या उससे रिलेटेड जो भी बातों का रहेगा उसका हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ते हैं। ठीक है, और सप्लाई ऑफ एनर्जी और उसका यूज कितना लेवल तक कौन सा कंज्यूमर करेगा। ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अंतर्गत कौन कौन आता है, 47 से लेकर के 59 तक, मतलब कि रूल नंबर 47 से 59 तक कौन सा, चैप्टर 5। फिर चैप्टर 6, चैप्टर 6 में क्या पढ़ना है कि लो एंड मीडियम वोल्टेज सप्लाई लाइन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लो वोल्टेज लाइन वोल्टेज रेटिंग को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि वोल्टेज रेटिंग को अगर लो वोल्टेज है तो लो वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं, 250 वोल्ट तक, है ना, 250 वोल्ट तक हम लोग क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज। उसके बाद 250 वोल्ट तक हम लोग बोलते हैं लो वोल्टेज। फिर हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज किस कहाँ से कहाँ तक, मीडियम वोल्टेज होता है 250 वोल्ट से 450 वोल्ट तक या 440 वोल्ट या 450 वोल्ट तक क्या रहता है, मीडियम वोल्टेज रहता है। 6.5 वोल्ट, 650 वोल्ट तक। ठीक है, ये क्या रहता है, मीडियम वोल्टेज। और लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कहाँ तक रहता है, आपका हाई वोल्टेज रहता है 650 वोल्ट से लेकर के, मतलब 650 वोल्ट से 33 kV तक क्या रहता है, हाई वोल्टेज। उसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको बोलेंगे, मोर देन 33 kV। 33 kV से ज़्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग को हमने 4 भागों में क्लासिफाई किया। सबसे पहले लो वोल्टेज कहाँ तक, 250 वोल्ट से नीचे तक के हम लोग बोलेंगे लो वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज क्या बोलेंगे, मीडियम वोल्टेज बोलेंगे 250 वोल्ट से लेके 650 वोल्ट तक क्या रहेगा, मीडियम वोल्टेज। फिर हाई वोल्टेज कहाँ तक रहेगा, 650 वोल्ट से 33 kV, 650 वोल्ट से 33 kV तक क्या रहेगा, हाई वोल्टेज। फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज
मोर देन 33 kV, मतलब 33 kV से ज़्यादा को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो हम लोग जो चैप्टर 6 में पढ़ेंगे बाबू, वो हम लोग किससे रिलेटेड है, लो और मीडियम वोल्टेज सप्लाई से रिलेटेड है। मतलब लो और मीडियम वोल्टेज सप्लाई देना है तो उसमें क्या क्या सिस्टम और इक्विपमेंट्स है और उसमें क्या रूल होगा, ये किसके अंतर्गत पढ़ना है, चैप्टर 6 से रिलेटेड। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स कौन आता है, 60, 61, 61A और 62। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, लो एंड मीडियम लाइन वोल्टेज सप्लाई, या उसमें सिस्टम क्या हुआ और उसके इक्विपमेंट से। फिर चैप्टर 7 किससे रिलेटेड है, हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से रिलेटेड। तो आप लोग जानते होंगे कि मीडियम और लो वोल्टेज जो कंज्यूमर होते हैं वो एसटी कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, क्या कनेक्शन लेते हैं, नहीं, हाई वोल्टेज का कनेक्शन क्या लेते हैं, एचडी जो कंज्यूमर होते हैं वो लेते हैं 11 kV का सप्लाई। ठीक है, तो मतलब वो कहाँ चला गया, हाई वोल्टेज में चला गया। हाई वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक है, 650 वोल्ट से लेकर के 33 kV तक। तो जो हम लोग पढ़ेंगे फॉर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सप्लाई लाइन सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स, किसके रूल, कौन सा चैप्टर में, चैप्टर 7 में ये दिया हुआ है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में। और उसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स नंबर कितना होगा, रूल नंबर 63 से लेकर के 73 तक क्या पढ़ना है कि हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को सप्लाई लाइन के बारे में, फिर उसके सिस्टम्स के बारे में और उसके इक्विपमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 8 देखिए, चैप्टर 8 किससे रिलेटेड है, ओवरहेड लाइन से रिलेटेड है। मतलब कि अगर हम ओवरहेड लाइंस को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अंतर्गत है। तो देखिए, सबसे पहले ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अंतर्गत चैप्टर 8 में रूल नंबर 74 to 93 है। मतलब कि ये 74 से 93 तक जो रूल है वो किससे रिलेटेड है, ओवरहेड लाइन से रिलेटेड है। जैसे कि रूल नंबर 77 ये बताता है कि जो फ्लोर होता है उससे कितना ऊंचाई पर जो क्रॉसिंग लाइन या तो ओवरहेड लाइंस कितना ऊंचाई पर होना चाहिए, या तो स्ट्रीट लाइट जा रहा स्ट्रीट है, कोई गली है या तो कोई रोड है, तो कितना ऊंचाई पर ओवरहेड रहना चाहिए, ये सब 74 से रूल नंबर 93 के बीच में रहेगा। ठीक है, फिर चैप्टर 9 क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। मतलब कि वैसा इलेक्ट्रिसिटी अगर ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसमें कितना रूल पढ़ना है, मतलब रूल नंबर 94 से लेकर के 108 तक कौन सा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, रूल नंबर 94 to 108। और ओवरहेड लाइंस कहाँ तक, 74 से 93। फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चैप्टर 9 से लिया गया है 94 to 108 तक। ठीक है, फिर चैप्टर 10 में क्या कहता है, जो माइन सेक्टर है, तो माइन सेक्टर में एनर्जी का जो सप्लाई होता है या एनर्जी को यूज किया जाता है उससे रिलेटेड है। माइन सेक्टर मतलब खादान से रिलेटेड है ना, कोयला खादान हो गया और सब तेल वाला हो गया, वो सब सेक्टर में अगर एनर्जी सप्लाई हो रहा है तो कैसे यूज किया जा सकता है, इसमें जो भी गाइडलाइंस मिलेगा उस गाइडलाइंस में किसके रूल नंबर कितना अंतर्गत है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 109 से लेकर के 132 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से जो इम्पोर्टेंट इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है उसको हम लोग देखते हैं। तो रूल नंबर चैप्टर 4 से हम लोग चैप्टर 4 में बात किए थे हम लोग कि सेफ्टी से और प्रिकॉशन से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहले लेते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 30। इसमें क्या कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां होती हैं, जो एनर्जी सप्लायर होते हैं, वो कम से कम ये एश्योर करेंगे कि जो बिजली हम दे रहे हैं किसी भी कंज्यूमर के घर तक, तो उसमें सारा चीज़ जो कंडक्टर हो गया, मतलब लिखा हुआ है द सप्लायर शैल इंश्योर दैट ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स, वायर्स, फिटिंग्स एंड apparatus belonging to him or under his control which are on a consumer's premises। premises मतलब कंज्यूमर्स का घर, मतलब होम। आर इन ए सेफ कंडीशन, मतलब कि जो भी
कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं या बिजली की कंपनियां हैं, वो कंज्यूमर्स के घर तक एकदम सुरक्षित बिजली दें और ये एश्योर करें कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम सेफ है, ठीक है। और मीटर का देख रेख करना जो कंज्यूमर रहता है उसका काम है, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 30 में बोला गया है, ठीक है। और अब देखते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स यहाँ पे 32, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 32 बोलता है कि जो हम लोग को घर पर जो बिजली आती है 3 फेज 4 वायर सिस्टम में, तो अब तो केबल करके आता है, ओवरहेड केबल में आता है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि ऐसा ही रहता है, जो डायरेक्ट कंडक्टर रहता है, बिना कवर वाला रहता है, बिना इंसुलेटेड रहता है। तो ये देखते होंगे आर और बाई और बी, ये 3 फेज और एक न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो न्यूट्रल रहता है, ये न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के पास, ये देखिए ट्रांसफार्मर आप लोग देखते होंगे डेल्टा टू स्टार वाइंडिंग है, तो ये जो एक होता है आर, इसको सही से अगर बनाएं हम, तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग हुआ, तो ये आर फेज, ये बाई और ये बी, और ये जो आपका न्यूट्रल फेज रहता है, ये जो आपका न्यूट्रल रहा, तो यहाँ पे आपको देखिए यही तीनों रहता है, आर, ये बाई और ये बी, ये तीनों जो फेज हुआ और नीचे में जो न्यूट्रल हुआ, तो ये जो न्यूट्रल रहता है बाबू, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के पास क्या किया रहता है, ग्राउंडेड किया रहता है। तो ये जो न्यूट्रल वाला वायर हुआ, न्यूट्रल कंडक्टर, तो ये जो न्यूट्रल वाला वायर हुआ, वो जो एनर्जी सप्लायर होते हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होते हैं, उनको अधिकार रहता है इसको अर्थिंग करने का। हम लोग अर्थिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई गलती करते हैं कि घर में इसको अर्थिंग कर लेते हैं जिससे कि मुझे अच्छा मिले, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर को केवल किसका अधिकार है, ग्राउंडिंग करने का या अर्थिंग करने का, जो सप्लायर्स कंपनियां हैं, एनर्जी सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उसको केवल अधिकार है इसको ग्राउंड करने का, ठीक है। और ये भी ट्रांसफार्मर के पास में बहुत अच्छा से ग्राउंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, एक एक रूल देखते हैं। हाँ, रूल नंबर 35 भी बोलता है। रूल नंबर 35 क्या बोलता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 35। देखिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 35 बोलता है कि अगर कहीं पर भी अगर वोल्टेज अगर ग्रेटर देन 400 वोल्ट हो या 440 वोल्ट हो, 440 वोल्ट से ज़्यादा अगर कहीं पर भी वोल्टेज है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे एक प्रिकॉशंस जो बोर्ड होता है उसे लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिकॉशंस बोर्ड में आप लोग देखते होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम होते रहता है, उसमें एक डब्बा में एक ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे एक कंगाल का तस्वीर बनाया हुआ रहता है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है खतरा या तो डेंजर लिखा हुआ रहता है। तो ये कहाँ पर यूज होता है, वैसा जगह जहाँ पे 400 या 440 वोल्ट से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या यूज होता है, ये बोर्ड लगाना ज़रूरी है। ये किसके गाइडलाइन द्वारा है, कौन सा रूल के गाइडलाइन द्वारा है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का रूल नंबर 35 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इफ वोल्टेज इज मोर देन 400 वोल्ट, इफ voltage is more than 400 वोल्ट या 440 वोल्ट, कहीं के ऑप्शन में 4 वोल्ट या 440 वोल्ट भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन वार्निंग बोले या तो कॉशन प्लेट, वार्निंग या कॉशन प्लेट मस्ट बी देयर, मतलब कि वहाँ पे वार्निंग या
कॉशन प्लेट जो सावधानी प्लेट लगा हुआ रहता है, ये इस प्रकार से आप लोग देखते होंगे, रेड में लिखा हुआ रहता है एक प्लेट में करके, एक प्लेट में ऐसे बनाया हुआ रहता है, जहाँ पे यहाँ पे कंगाल बनाया हुआ रहता है और यहाँ पे ऐसे कट क्रॉस करके लिखा हुआ रहता है खतरा 440 वोल्ट, या तो अगर 11 के भी है तो 11 के भी लिखा हुआ रहता है ना, आप लोग देखते होंगे। तो यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज वहाँ पे कितना होना चाहिए, 400 वोल्ट या 440 वोल्ट, वहाँ पे ये बोर्ड लगाना जरूरी है। और ये कौन सा रूल के गाइडलाइन के अधीन है या किस रूल के अंतर्गत आता है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 35, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं रूल नंबर 49। हाँ, रूल नंबर 49 क्या एक्सप्लेन करता है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 49 आपके घर तक जो बिजली कंपनी पहुंचा रही है और जो उसमें लीकेज करंट है, आपके घर में वायरिंग किया हुआ है, तो जो भी ये सब में किया हुआ है तो उसमें लीकेज करंट मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी कंडक्टर से अगर करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं तो लीक के मतलब ये होता है कि वो लीक नहीं हो, ठीक है। जैसे कि अगर करंट को ए से बी तक जाना हो तो ए से यहाँ से 5 एम्पियर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे 5 एम्पियर ना जा करके 4.8 एम्पियर पहुँच रहा है, तो 0.2 एम्पियर क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। लीक होने का मतलब अगर ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे तो कोरोना इफेक्ट होता है। कोरोना इफेक्ट में क्या होता है, ये जो एयर रहता है यहाँ पे इनर्जाइज हो जाता है, फिर यहाँ से फिर क्या हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव 2 चार्ज हो जाता है, वहाँ से फिर लीक होने लगता है करंट का एक फिर पाथ मिल जाता है, वहाँ से फिर फ्लो होने लगती है। तो ये सब केस में क्या हुआ कि जितना करंट पहुँचना चाहिए था वहाँ उतना करंट नहीं पहुँच करके क्या हो रहा है, करंट इधर उधर फ्लो हो जा रही है, ठीक है। तो उस केस में मैक्सिमम इसमें बोला गया है गाइडलाइन में, जो मैक्सिमम लीकेज करंट होना चाहिए, जो मैक्सिमम लीकेज करंट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई मतलब कि 1/5000 टाइम्स ऑफ जो उसमें करंट फिक्स किया हुआ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बोल दिया है कि 1000 एम्पियर, अगर बोल दिया जाए 1000 एम्पियर, अगर 1000 बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी है तो 1000 एम्पियर का उसमें रेटेड है, तो 1000 एम्पियर में फ्लो होने में मैक्सिमम कितना बोलिए, 1 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू ये करेंगे तो कितना होगा, ये मतलब कि 0.2 एम्पियर से मतलब कि इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए लीकेज करंट, ठीक है। मतलब 0.2 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि रूल नंबर 49 क्या एक्सप्लेन करता है, लीकेज करंट। तो हम इसमें आप लोग लिख सकते हैं इसमें, इट एक्सप्लेन अबाउट लीकेज करंट, क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, इट एक्सप्लेन्स अबाउट लीकेज करंट, इट एक्सप्लेन्स अबाउट लीकेज करंट इट एक्सप्लेन्स अबाउट लीकेज करंट। और मैक्सिमम लीकेज करंट कितना होना चाहिए, जो निर्धारित किया हुआ है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 49 से, ये होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई 5000 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5000 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, ठीक है। मतलब कि उस लाइन में अगर 5000 एम्पियर अगर रेटेड फिक्स किया हुआ, निर्धारित किया हुआ है, तो अगर रेटेड करंट कितना है, अगर रेटेड करंट 5000 एम्पियर है तो लीकेज करंट 1 डिवाइडेड बाई
5000 इंटू 5000 मतलब कि लीकेज करंट 1 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा रूल के अंतर्गत आता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 49। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ सप्लाई ऑफ एनर्जी और यूज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कुछ रूल है, उसके जो इम्पोर्टेंट रूल है उससे उसको। अब देखिए रूल नंबर, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54। आप लोग देखते होंगे घर में जो बिजली आती है तो स्टैंडर्ड तो रहता है बाबू 250, मतलब कि 230 या 240 देखते होंगे, कभी कभी 250। ठीक है, तो लो वोल्टेज या लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज में जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन होना चाहिए या मैक्सिमम टॉलरेंस बोले, ठीक है, लो और मीडियम वोल्टेज में, लो और मीडियम लाइन में क्या होना चाहिए? मैक्सिमम वोल्टेज का टॉलरेंस वैल्यू बोले तो कितना होना चाहिए? ±6%। क्या कितना होना चाहिए? ±6%। ये वोल्टेज को टॉलरेंस वैल्यू कौन सा रूल दिखाता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 54। अगर आपके घर में, ये बता देता हूँ, अगर आपके घर में फिक्स किया हुआ है कितना वोल्ट? 250 वोल्ट, तो उसका 6%, इसका 6% निकालिए। टॉलरेंस वैल्यू दिया हुआ है आपको, मतलब कि ±6%। ये 6%, इसका मतलब क्या हुआ कि 250 वोल्ट, अगर आपके घर में 250 वोल्ट वाला कंज्यूमर है सिंगल फेज, तो 6% वैल्यू इसका बढ़ भी सकता है या 6% घट भी सकता है। तो 6% अगर इसका निकालिएगा तो कितना होगा, है ना? तो ये हो गया 15। तो इसमें आप 15 जोड़ भी सकते हैं और 15 घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप 15 जोड़ भी सकते हैं और 15 घटा भी सकते हैं। अगर इसमें 15 जो घटा दिए तो 235 वोल्ट, तो आपके घर में अगर 235 वोल्ट आ रहा है और 250 वोल्ट का रेटिंग है, आपका निर्धारित है 250 वोल्ट, तो अगर 235 वोल्ट आ रहा है, या तो 250 में 15 जोड़िए तो कितना हुआ? 265 वोल्ट। अगर 265 वोल्ट से ज़्यादा या 235 वोल्ट से कम अगर आ रहा है तो उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर केस कर सकते हैं अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो आप लोग का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या होगा? खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आप केस कर सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उस पर। ठीक है, तो ये दिखाता है हाउ मच मैक्सिमम वेरिएशन इन वोल्टेज इज पॉसिबल। क्या लिखेंगे? हाउ मच वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, वोल्टेज, हाउ मच मैक्सिमम वेरिएशन, हाउ मच maximum variation, how much maximum variation in supply voltage, in supply voltage for consumers। ठीक है, तो अगर मीडियम लाइन और स्मॉल और मीडियम लाइन है, इसमें देखिए लो एंड मीडियम वोल्टेजेस है, तो इसमें कितना मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हो सकता है? ±6%। ठीक है, और अगर यही हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, अगर यही क्या है? हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है, तो उसमें कितना होगा? ±12.5%। ठीक है, ±12.5% मैक्सिमम वेरिएशन इज पॉसिबल।
मैक्सिमम वेरिएशन इज पॉसिबल। और इसमें भी प्लस माइनस कौन सा, हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। लो और मीडियम वोल्टेज मालूम है ना, लो वोल्टेज कहाँ तक 250 वोल्ट तक लो वोल्टेज के रेटिंग में आता है, और मीडियम वोल्टेज कहाँ तक 650 वोल्ट तक। फिर हाई वोल्टेज कहाँ तक 650 से 33 केवी तक, फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहाँ तक 33 केवी से ज़्यादा। तो ये प्लस माइनस 12.5% हुआ। इसमें अगर हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में 12.5% से टॉलरेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 12.5% मैक्सिमम वेरिएशन इज पॉसिबल। अगर इससे ज़्यादा या कम हो रहा है, मतलब इससे ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, आपका राइट है, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 के अंतर्गत आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही एक फ्रीक्वेंसी पे भी है, फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम टॉलरेट वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी पे है जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 में ये बताया गया है। 55 में फ्रीक्वेंसी का टॉलरेंस वैल्यू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 55 में दिया गया है, ठीक है। ये इसमें क्या कहता है कि मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी इज प्लस माइनस 3%, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग को कितना 50 हर्ट्ज फिक्स किया हुआ है। तो अगर हम लोग के घर में 50 हर्ट्ज फिक्स किया हुआ है तो 50 हर्ट्ज का 3% निकालिए, तो 50 का 3% कितना होगा, ये 1.5 होगा शायद, है ना। 50 दूनी 100, यहाँ 1.5 हर्ट्ज होगा। तो या तो 50 में 1.5 हर्ट्ज जोड़ लीजिए, या तो 50 में 1.5 क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो 50 में 1.5 करिएगा तो 48.5, अगर 48.5 हर्ट्ज से क्या हो जाए, कम आए, या तो 50 ये प्लस किए हैं तो 51.5 मीन्स 51.5 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा वहाँ पे, उस केस में आप कंप्लेन कर सकते हैं। या तो अगर 48.5 हर्ट्ज से कम है, मतलब 48 कभी अगर 48.5 या 51.5 रहे तो ये चल सकता है, लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आ जाती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 55 क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम वेरिएशन मात्र 3% का हो सकता है। 3% बढ़ भी सकता है या 3% घट भी सकता है। मतलब अगर हम लोग का फिक्स किया हुआ है 50 हर्ट्ज तो 51.5 हर्ट्ज हो सकता है, या तो 48.5 हर्ट्ज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक मीटर में भी क्या है, मीटर में भी उसमें भी क्या होता है, टॉलरेंस होता है, मतलब उसमें भी ईडर होता है। तो उसमें भी मैक्सिमम निर्धारित किया गया है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के गाइडलाइंस के अनुसार। रूल 57 क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 57, ये क्या बोल रहा है, परसेंटेज वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक मीटर in electric energy meter is
क्या होना चाहिए, लो और मीडियम वोल्टेज लाइन में कितना होना चाहिए, और हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कितना होना चाहिए, हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें देखिए कि अगर लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन है तो इसमें 3% का वेरिएशन होना चाहिए, और हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है उसमें 1% का। ठीक है, कितना, 1% का। ठीक है, तो ये एनर्जी में वेरिएशन है, लो और मीडियम वोल्टेज लाइन है उसमें 3%, और हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो उसमें 1%। अब देखिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, अब देखिए कुछ बोलता है, एक IE 62 बोलता है, क्या, इसको ऐसा ही समझा देता हूँ। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 62 क्या कह रहा है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 62 बोल रहा है कि अगर कोई मान ले जाए लो या मीडियम लाइन का सप्लाई ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग उससे ज़्यादा मतलब हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का उसमें हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या बोले कि अगर ये सप्लाई लाइन है 440 का, अगर ये सप्लाई लाइन या सप्लाई ट्रांसमिशन लाइन है आपका 440 का है, फेज टू फेज वोल्टेज 440 वोल्ट है, तो इसमें हम लोग इससे ज़्यादा, अगर रेटेड वोल्टेज है इसमें सप्लाई करने का 440 वोल्ट, तो हम लोग इससे ज़्यादा मतलब कि 11 kV या 440 से ज़्यादा वोल्ट हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रूल के अंतर्गत आता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 62। हालांकि ये बहुत कम पूछता है। तो और देखिए 63, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 63 से रिलेटेड है। तो ये जो इंस्पेक्शन करने वाले होते हैं, परमिशन ऑफ इंस्पेक्टर है ना, जैसे कि कॉमर्शियल बिल्डिंग में हमको सप्लाई लेने के लिए पहले क्या करवाना पड़ता है, हम लोग को विजिट करवाना पड़ता है, इंस्पेक्टर द्वारा पूरा इंस्पेक्शन किया जाता है कि हाँ उसमें जो वायरिंग किया हुआ है उसमें प्रॉपर स्विचिंग लगा हुआ है, सारा का सारा मटेरियल ISI द्वारा अप्रूव लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के द्वारा 63, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 63 के द्वारा ये पावर दिया गया है इंस्पेक्टर को। कौन, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इंस्पेक्टर होता है उसको ये पावर दिया गया है कि ये आप जाकर के पहले देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद ही उस कॉमर्शियल बिल्डिंग में हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, या तो हम लोग वहाँ तक बिजली पहुँचाएंगे मतलब उस कॉमर्शियल बिल्डिंग में हम लोग कनेक्शन देंगे। अन्यथा अगर ये पूरा का मापदंड जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का मापदंड है वो फॉलो नहीं करता है तो हम लोग उस कॉमर्शियल बिल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं देंगे। ठीक है, तो और कुछ इम्पोर्टेंट है जो अगला क्लास में बता देंगे, और अगला क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन वो भी बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।